अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वर्ल्ड इकॉनमी टेक्स शेप, कि हमने उसमें पढ़ा कि किस तरीके से वर्ल्ड की जो इकॉनमी थी वो धीरे धीरे शेप ले रही थी। उसमें हमने पढ़ा फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ ट्रेड एंड फ्लो ऑफ लेबर। तो यहाँ पढ़ना है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों में आता है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा, किस में, राइजिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, इन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है। ये हम इसमें भी पढ़ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कौन सा रोल प्ले किया था वर्ल्ड इकॉनमी जो शेप ले रही थी, उसमें भी टेक्नोलॉजी ने कौन सा रोल प्ले किया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा था व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। लेकिन पहले हम ये पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। Technology is the set of knowledge, skills, experience, and techniques through which humans change, transform, and use our environment in order to create tools, machines, products, and skills that meet our needs and desires. तो टेक्नोलॉजी जो होती है ये एक सेट होता है नॉलेज का, ये सेट होता है स्किल्स का, एक्सपीरियंस का या टेक्निक्स का, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, जो चेंज ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसमें अपना एनवायरनमेंट भी आता है। इन ऑर्डर किस चीज़ के लिए, तो क्रिएट टूल्स मशीन्स, उसमें हम फिर टूल्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, स्किल्स दिखाते हैं किस चीज़ के लिए, दैट मीट आवर नीड्स एंड डिज़ायर्स, जो कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, हमारे डिज़ायर्स को भी फुलफिल करते थे। तो या हम ये भी लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी इज़ द स्किल्स, मेथड्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड टू अचीव आवर गोल्स। टेक्नोलॉजी स्किल्स होती हैं, ये जो स्किल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, टू अचीव आवर गोल्स, हमारे जो गोल्स होते हैं इनको अचीव करने के लिए। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी किस में, इन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में टेक्नोलॉजी ने कौन सा रोल प्ले किया था। मैंने लिखा था यहाँ पे इन्वेंशंस ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। जो इन्वेंशंस होती हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं वर्ल्ड को, ये चेंज करते हैं। किस तरीके से हमने देखा है कि जो गटनबर्ग था उसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था 15th सेंचुरी में। क्योंकि उस समय उस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो सेम इज द केस हियर, यहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ देख रहे हैं कि लोग क्या चाहते थे, कि लोग ये चाह रहे थे कि अमेरिका में जो प्रोडक्शन होती है, जो ये प्रोड्यूस करते थे अमेरिका में, उस प्रोडक्शन को ये किस तरीके से यूरोप में शिफ्ट करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को ये किस तरीके से अमेरिका में या यूरोप में शिफ्ट करेंगे, किस तरीके से अमेरिका या यूरोप में भेजेंगे। लेकिन वो उस समय प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बीच में तो बहुत बड़ा समंदर आता था, डूब जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए उनको बड़े बड़े जहाज़ बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पे हम फिर से रिपीट करेंगे ओल्ड जो फ्रेज था कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब ज़रूरत महसूस होती है तो फिर आप इन्वेंट करते हो। तो ऐसे ही जिस तरह हमने देखा कि वर्ल्ड में या वर्ल्ड इकॉनमी टेक्स शेप, या उसमें भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड किस तरह ट्रांसफॉर्म होते जा रहा था। तो इन्वेंशंस इसमें आते हैं, इन्वेंशंस ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी खुद इम्प्रूव नहीं होते हैं, इसके कारण, इसके पीछे कोई कारण होते हैं, रिजल्ट होता है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके बैक करते हैं। जब हम ये चीज़ें देखते हैं तब हम देखते हैं कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी ने कौन सा रोल प्ले किया था इन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है, जो कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कॉलोनाइजेशन। अगर देखेंगे हम कॉलोनाइजेशन में भी टेक्नोलॉजी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, अदा किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉलोनाइजेशन क्या होते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी आई थी, बाद में उन्होंने अपना रूल यहाँ पे जमाया था और इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बनाई थी।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉलोनाइजेशन में उन्होंने क्या किया। तो जो अंग्रेज थे बाद में उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। जब इन्वेस्टमेंट किया, एक तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया, दूसरा हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट भी की। इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट इन्वेस्ट भी किया। जब अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनी यहाँ पे बनाई थी, बाद में उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया था, कुछ पैसे खर्च भी किए थे। उसके साथ ही हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट आई थी। किस चीज़ में? ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आई थी। जैसे कि हम देखते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे 1853 में, उन्होंने रेलवेज यहाँ पे सेटअप किए थे। फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में, फर्स्ट रेलवे फ्रॉम मुंबई टू थाने। तो गोया कि उस समय हम देखते हैं कि अगर अंग्रेज यहाँ पे आए तो कुछ न कुछ उन्होंने साथ लाया था। टेक्नोलॉजी भी उन्होंने अपने साथ लाई थी कि यहाँ पे रेलवेज जो है नहीं थे, तो बाद में उन्होंने यहाँ पे रेलवे सेटअप किए थे इंडिया में। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दी कि फ्रॉम मुंबई टू थाने, दैट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर्स। तो गोया कि उसमें हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट में भी इम्प्रूवमेंट आई। ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आने के साथ ही उन्होंने बाद में बनाए थे फास्टर रेलवे जो है, फास्टर रेलवेज या लाइटर वैगन्स उन्होंने बनाए थे, जिसमें ये गुड्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे, लाइटर वैगन्स। तो या लार्जर शिप्स बाद में भी हम देखते हैं, लार्जर शिप्स। तो ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बनाए थे। जैसे कि रेलवे मैंने बताया, रेलवे का ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आया। वो अगर हम उस वक्त की बात करेंगे, देखेंगे, वो सिर्फ महज उन्होंने अपने आप के लिए बनाए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, उन्होंने रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाए थे, तो ये भी उन्होंने अच्छा काम किया था। तो उसके साथ ही हम देखते हैं इंडिया जो है ये उस समय कॉलोनी थी। तो इम्पीरियलिज्म या कॉलोनिज्म के दो साइड्स होते हैं, ब्राइट साइड भी होता है और डार्क साइड भी होता है। अगर हम देखेंगे इस वक्त ब्राइट साइड जो उनका क्या था कि उन्होंने शिफ्ट किया था, टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गई। वो तब आ गई यहाँ पे जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई थी। तो ठीक है, उन्होंने ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंटल आई थी, वो तो उन्होंने अपने मकसद के लिए। तो बाद में आवाम को भी कुछ उससे फ़ायदा मिला था। तो फास्ट रेलवेज बनाए उन्होंने, जैसे कि जिसके नतीजे से हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा सकते थे। या लाइटर वैगन्स बनाए थे, लार्जर शिप्स बनाए थे। सच थिंग्स ब्रॉट एफिशिएंसी। ये जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट की थी रेलवेज या ट्रांसपोर्ट में, इन चीज़ों की वजह से हम देखते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई। तो सेकंड एग्जाम्पल जो थी इसको, ट्रेड इन मीट। ट्रेड इन मीट, ट्रेड कर रहे थे किस चीज़ का? मीट का ट्रेड कर रहे थे। उसमें भी टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा था, इसमें हम देखते हैं कि टिल 1870s तक हम क्या देख रहे थे? लाइव एनिमल्स वायर शिप्ड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। तो 1870s तक हम देखते हैं कि यूरोप में हम देखते हैं कि ये इंडस्ट्रियल यूरोप बन गया था। अब यहाँ पे कैटल रेयरिंग बहुत कम हुई थी, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जान नहीं बचा था। इसी तरीके से अब जो यूरोप था ये इंडस्ट्रियल यूरोप बनता जा रहा था। तो अमेरिका में ये जो वहाँ से प्रोडक्ट्स लाते थे, तो अब मीट भी ये लोग वहीं से ही लाते थे। गोया कि 1870s तक जब हम देखते हैं लाइव एनिमल्स वायर शिप्ड, live animals were shipped from America to Europe। 1870s तक हम देख रहे थे कि अब जो यूरोप में लोग रहते थे,
जो इंडस्ट्रियल यूरोप बना था 19th सेंचुरी में, तो अब इनको खाने पीने की ज़रूरत होती है, इन अशायों की ज़रूरत होती है। इसके साथ हम देखते हैं मीट का भी ट्रेड किया जाता था। लेकिन 1870s तक हम देखते थे कि अमेरिका जो था या ऑस्ट्रेलिया जो था, तो वहाँ से लाइव एनिमल्स को शिपड करते थे फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप, और बाद में उनको कहाँ भेजते थे? अमेरिका से ये लोग उनको यूरोप भेजते थे, या ऑस्ट्रेलिया से उनको यूरोप भेजते थे, न्यूजीलैंड से उनको यूरोप भेजते थे, या रशिया से, अदर कंट्रीज से। अब जो मीट हैं ये कहाँ पे पहुंचता था? यूरोप में। लेकिन 1870 तक कैसे ये मीट वहाँ पे पहुंचता था? लाइव एनिमल्स को शिप्स में रखते थे और बाद में उनको कहाँ पे ले जाते थे? यूरोप में लेते थे। तो लेकिन उस चीज़ में प्रॉब्लम होती थी जब ये लाइव एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, तो इसमें प्रॉब्लम आते थे। इसमें कौन से प्रॉब्लम आते थे उनको? इस चीज़ में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रहे थे जब ये एनिमल्स को शिप में रखते थे। दे टूक अ लॉट ऑफ स्पेस। तो जिंदा जानवर होते थे, टूक अ लॉट ऑफ स्पेस। तो एक तो ये जो जिंदा जानवर होते थे, एनिमल्स होते थे, शिप में ये बहुत जगह लेते थे। तो दूसरी प्रॉब्लम जो होते हैं, और उनको ये शिप में रखते थे और बाद में उनको कहाँ पे शिफ्ट करते थे? यूरोप में शिफ्ट करते थे। तो उस समय क्या होती है, मैनी एनिमल्स जो था, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते थे जो कि ड्यूरिंग सी वॉवेज के दौरान दे डाइड। मैनी ऑल्सो डाइड इन वॉवेज। तो उसमें हम देखते हैं कि शिप को उस समय 1 या 1.5 महीने लगता था अमेरिका से यूरोप जाने में। तो उस सफ़र में हम देखते हैं, एक तो जो एनिमल्स होते हैं बहुत सारे स्पेस लेते थे लाइव एनिमल्स। दूसरे हम देखते हैं उसमें प्रॉब्लम आते हैं, कुछ एनिमल्स जो इसमें होते थे वो मर जाते थे। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते थे जो कि बीमार पड़ते थे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते थे जो बीमार पड़ते थे। उसमें हम देखते हैं जो बाकी एनिमल्स रहते थे उनका जो वेट होता था वो भी कम होता था, लॉस्ट वेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाद नतीजा क्या निकलता था। जब यहाँ से अमेरिका से 50 एनिमल्स को सपोज शिप में रखते थे और उस शिप को रवाना करते थे कि आप यूरोप जाओ, उनको वहाँ से यहाँ से उनको शिफ्ट कर दो, यूरोप में ले जाओ उनको, ठीक है। वो जब शिप वहाँ से निकलता था तो जब यूरोप पहुँचता था वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 50 एनिमल उसमें थे कि 10 एनिमल्स जो है जो कि उनकी डेथ हो चुकी थी, 5-6 एनिमल्स हम देखते हैं वो बीमार पड़े थे, या 8-10 एनिमल्स हम देखते हैं जिनका वेट बहुत कम हुआ था। नतीजा ये निकलता था अगर वहाँ से शिप में 50 एनिमल्स को उन्होंने टारगेट किया था 50 क्विंटल मीट हम वहाँ पे भेजेंगे, लेकिन जब ये एनिमल्स वहाँ पे पहुँचते थे, वहाँ जब इनको सलाटर करते थे, ज़बह करते थे जो बचे हुए थे, तो वहाँ मीट उस समय कम पहुँचता था उस तरीके से, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो है उनकी डेथ हुई थी, कुछ बीमार थे जिनका जो मीट होता था ये फिट नहीं होता था खाने के लिए। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते थे जिनका जो वेट होता था वो कम होता था। नतीजा ये निकलता था कि प्राइस हाई होता था, प्राइस जो होता था ये हाई होता था, और जब प्राइस हाई होता था तो डिमांड जो होते हैं लो हो जाती थी। जब प्राइस हाई होता था बाद में सब देखते हैं, बोलते हैं कि अब इसका प्राइस हाई हुआ था, अब डिमांड नहीं होती थी। ये प्राइस क्यों हाई हुआ था? प्राइस इसलिए हाई हुआ था, अगर अमेरिका में उन्होंने 50 एनिमल्स को शिप में रखा था तो उनका टारगेट यही था कि 50 क्विंटल गोश्त हमने वहाँ पे भेजे थे, लेकिन जब एनिमल्स वहाँ पे पहुँच गए, लाइव एनिमल्स, उनको सलाटर किया, तो बाद में हम देखते हैं कि 40 या 30 क्विंटल जो होते थे। तो उन 20 क्विंटलों का भी, या जो जानवर जो एनिमल्स जिनकी डेथ हुई थी, इनका जो खर्चा वो भी ये इसी में से निकालते थे, तब जाके हम देखते हैं प्राइस हाई होता था। तो अब हम देखते हैं जब ये चीज़ें होती थी टिल 1870 में यही पोजीशन थी, 1870 तक ऐसे ही ये लोग एनिमल्स को शिफ्ट करते थे। इसके बाद हम देखते हैं देन द टेक्नोलॉजी कम्स, बाद में हम देखते हैं कि अब टेक्नोलॉजी आ गई इस चीज़ में। देन
द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब इस पहले वाले में हम देखते हैं कि जो ट्रेड इन मीट था, इसमें हम देखते हैं कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कौन सा रोल प्ले किया था इसमें। तो देन कम्स टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट, जब टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आ रही थी, तो बाद में हम देखते हैं कि अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गई। रेफ्रिजरेटेड शिप्स, इस दौर से पहले 1870 तक ये लोग लाइव एनिमल्स को शिपट करते थे, अमेरिका से यूरोप भेजते थे, क्योंकि ये लोग अगर पहले से ही फर्स्ट पॉइंट पे उनको सलाटर करते थे, बाद में शिप में ये लोग मीट रखते थे, तो गोया कि वो जो मीट होता था उसको ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस होते थे, तब जाके ये लोग लाइव एनिमल्स को शिफ्ट करते थे। यहाँ पे हम देखते हैं जब टेक्नोलॉजी आ गई, बाद में हम देखते हैं रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गए। अब ऐसे शिप्स आ गए, जैसे कि हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर्स आ गए, तो जिसकी बदौलत से हम देखते हैं enabled the transport of perishable food। कि अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गए, जिसकी मदद से ये लोग ऐसे फूड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे जिनका ज़्यादा हमें खदशा होता था, अंदेशा होता था ख़राब होने का। कि नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब पहले से ही एनिमल्स को स्लाटर करते थे। अब इसमें तो हमने पढ़ा कि ये लोग अमेरिका से बाद में पहले उनको लाइव एनिमल्स बेचते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं नाउ एनिमल्स were slaughtered and then transported as a frozen meat। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गई, रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गए, अब जो पेरिशेबल फूड्स होते हैं इनको भी ये लोग क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, करते थे। नाउ ये लोग एनिमल्स को फर्स्ट पॉइंट पे ही स्लाटर करते थे और बाद में इनकी चमड़ी उतारते थे और बाद में इनको ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे एज फ्रोजन मीट। गोया कि इस वाले फेज में अब ये लाइव एनिमल्स को शिफ्ट नहीं करते थे फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। अब ये अमेरिका ही में इन एनिमल्स को स्लाटर करते थे, ज़बह करते थे, बाद में इनका जो मीट है वो एक कोने में रखते थे। गोया कि जिसके नतीजे हम देखते हैं कि जहाँ पे 50 एनिमल्स जगह लेते थे, वहाँ पे ये 150 एनिमल्स को स्लाटर करके उनका गोश्त रख सकते थे, उनका मीट वहाँ पे रख सकते थे। गोया कि इसमें हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने अपना कारकर्दगी दिखाई। जब रेफ्रिजरेटर शिप्स आ गए, अब ये एनिमल्स को स्लाटर करते थे। गोया कि रेफ्रिजरेटर शिप्स आ गए, अब ये ट्रांसपोर्ट करते थे फ्रोजन मीट। अब इनको ये पता था कि अब जो हम मीट भेजेंगे अमेरिका से यूरोप, तो वो रास्ते में ख़राब नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये टेक्नोलॉजी ने उनको ये प्रोवाइड किया था कि रेफ्रिजरेटेड शिप्स। अब दूसरी जो हैं उनको क्या फ़ायदा मिल गया, शिपिंग कॉस्ट जो होती थी, शिपिंग कॉस्ट भी कम हो गई। अब जो शिपिंग कॉस्ट होते थे, जहाँ पे ये 50 एनिमल्स रखते थे, वहाँ पे उन्होंने 200 या 150 एनिमल्स का गोश्त रखा। नतीजा ये निकला कि जो शिपिंग प्राइस होता था, कॉस्ट होता था, वो भी कम होता जा रहा था। जब ये चीज़ें कम होते थे, एक्सपेंडिचर उस पर कम होता जाता था, तो मीट का जो प्राइस है वो भी डाउन होता था। मीट का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा अप नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं शिपिंग कॉस्ट भी अब लो होती जा रही थी। नाउ पुअर पीपल जो थे, नाउ दे कैन अफोर्ड टू कंज्यूम वेरियड डाइट, नाउ दे कैन अफोर्ड टू कंज्यूम मच मोर डाइट देन प्रीवियस वंस। यहाँ पे हम देखते हैं जब
टेक्नोलॉजी आ गई, रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गए। अब फ्रोज़न मीट वहाँ पे पहुँचता था अमेरिका में, बाद में हम देखते हैं वहाँ पे मीट का जो प्राइस है वो ज़्यादा हाई नहीं होता था। नतीजा ये निकलता था कि जो पुअर पीपल होते थे, पुअर पीपल कुड नाउ कंज्यूम मोर वेरिड डाइट। अब ये अच्छा खाना खाते थे क्योंकि अब इनको भी पता था कि जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं हम, इस चीज़ से हमें भी कुछ फ़ायदा मिले थे कि मीट का जो प्राइस है वो कम होता जा रहा था। अब इसका प्राइस ज़्यादा नहीं हाई होता जा रहा था, तो तब जाके पुअर पीपल जो थे ये भी अब अच्छे डाइट खाते थे। किस चीज़ के लिए? बेटर लिविंग के लिए। बेटर लिविंग कंडीशन जब होती है, बेटर लिविंग कंडीशंस, तो नतीजा इसका क्या निकलता था? इट प्रमोटेड सोशल पीस, प्रमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री। जब टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट आते हैं, तब हर एक को इसका फ़ायदा पहुंचता है कि अब जो पुअर पीपल वहाँ पे रहते थे, तो अब ये अच्छे खाना खाते थे। अब ये बैलेंस्ड डाइट भी खा सकते थे, ये लोग गोश्त भी खा सकते थे क्योंकि उसका प्राइस अब ज़्यादा नहीं होता था। बटर खा सकते थे, ये एग्स वगैरह खा सकते थे जो कि अदर कंट्रीज से आते थे, जो कि अमेरिका से आते थे, ऑस्ट्रेलिया से आते थे या न्यूजीलैंड से आते थे। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें टेक्नोलॉजी ने अपना रोल अदा किया था। तो किस तरीके से अब हमने ये समझा कि कॉलोनाइजेशन की, मैंने जो पॉइंट यहाँ पे लिखा था, कॉलोनाइजेशन या ट्रेड इन मीट, देन कम्स टेक्नोलॉजी, कि ये चीज़ें जो होते हैं इंटरलिंक्ड होते थे, कि बाद में हम देखते हैं ये चीज़ें भी मदद करते हैं इन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, या वर्ल्ड की जो इकॉनमी होती थी उसमें जो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वर्ल्ड की जो इकॉनमी शेप ले रही थी, वो सब चीज़ें इसमें इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती जा रही थी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता था कि गिव टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी, कि हमें दो एग्जाम्पल्स देनी है जिसके ज़रिए से हम देखते हैं कि इम्पैक्ट रहा था किसका, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट रहा था ऑन द फूड अवेलेबिलिटी। तो उसमें हम देखते हैं कि जो फास्टर रेलवेज आए थे या लाइटर वैगनर्स आए थे या जो लार्जर शिप्स आए थे, दीज थिंग्स, दीज फास्टर रेलवेज हो, लाइटर वैगनर्स हो, लार्जर शिप्स हो, हेल्प ट्रांसपोर्ट फूड more cheaply and quickly from production units to even far away markets। तो दूसरा मैंने जो लिखा था, रेफ्रिजरेटेड शिप्स आए थे, तो रेफ्रिजरेटेड शिप्स also helped transport of perishable foods such as meat, butter and eggs over long distance। इन चीज़ों के ज़रिए से हम देखते हैं कि जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ये हमें हेल्प करते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प किया था किस में? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, जो कि चीपली हम करते थे और मोर क्विकली करते थे, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। या रेफ्रिजरेटेड शिप्स मैंने बताए थे, रेफ्रिजरेटेड शिप्स ने भी हेल्प किया था। जो पेरिशेबल फूड्स होते थे जिनका हमें ज़्यादा अंदेशा होता है, खतरा होता है कि ये लोग ख़राब, ये चीज़ें जो होते हैं ये ख़राब हो जाएंगे, इनका ज़्यादा चांस होते हैं ख़राब होने में, तो उसमें हमें रेफ्रिजरेटेड शिप्स ने हेल्प किया था कि इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसमें मीट आता था, बटर आता था और एग्स आते थे जो कि हम ट्रांसपोर्ट करते थे ईजिली फ्रॉम ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप एग्जांपल दीजिए हिस्ट्री का जिसमें आपको लिखना है कि इम्पैक्ट क्या रहा था टेक्नोलॉजी का ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो इसमें आपको यही मेंशन करने हैं जो टू एग्जांपल्स थे फ्रॉम हिस्ट्री का टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी और एज फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगनर्स एंड लार्जर शिप्स helped transport food more cheaply and quickly from production units to even far away markets। तो बाद में आपको लिखना है कि जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स helped
Refrigerated ships helped transport perishable foods such as meat, butter and eggs over a long distances. तो ये इस तरह क्वेश्चन आ सकता है इसमें. इसके साथ ही जो ये टॉपिक था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसी के साथ ख़त्म हुआ. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लेट 19th सेंचुरी एंड कॉलोनिज्म, वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नए वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको आएंगे, तो तब जाके आप उसी समय वीडियो देख सकते हैं.